हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करते हैं डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संक्रमण आयन होते हैं वो दृश्य क्षेत्र, जो विजिबल रीजन होता है, उसमें क्या करते हैं, वो प्रकाश को जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो दृश्य क्षेत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है दृश्य क्षेत्र। तो देखिए, जो दृश्य क्षेत्र है बेसिकली वह तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र होता है जिसकी किरणें मानव आंखों को दिखाई देती है। मतलब तरंगदैर्ध्य का वह क्षेत्र, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि तरंगदैर्ध्य का वह क्षेत्र बेसिकली जिसकी किरणें मानव आंखों को दिखाई देती है, जिससे कि हम विभिन्न रंगों को देख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन बेसिकली वह रीजन जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मानव आंखों से इजीली दिखाई दे सकता है। और नाम से भी तो स्पष्ट हो रहा है विजिबल रीजन, यानी वह रीजन या वह एरिया या क्षेत्र जो कि हमें क्या होता है, अपनी आंखों से दिखाई देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र या फिर विजिबल रीजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पराबैंगनी क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र आप लोग जानते होंगे। देखिए, पराबैंगनी क्षेत्र बोलते हैं कि वह विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह पार्ट होता है बेसिकली जो कि बैगनी रंग की रोशनी से परे होता है। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये आए कि क्या पराबैंगनी किरणों को जो है वो इंसानी आंखों से देखा जा सकता है, तो याद रखिएगा नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बहुत छोटी होती है। इस बात को याद रखिएगा। और पराबैंगनी किरणों की क्या विशेषताएं होती हैं बताइए। क्यों, पराबैंगनी जो क्षेत्र है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है वो यही है कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और पराबैंगनी क्षेत्र को यूवी रेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूवी रेज भी कहा जाता है। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी का निर्माण करती हैं, कीटाणुनाशक होती हैं, या फिर फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो है यूवी रेज वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बेसिकली जो स्किन का कैंसर होता है या फिर आँखों की बहुत सी समस्याएं, जैसे मान लीजिए मोतियाबिंद होता है, वो सारी चीज़ें किस वजह से होता है, तो वो पराबैंगनी रेज की वजह से ही होता है। इस बात को याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सूक्ष्म तरंग क्षेत्र क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं सूक्ष्म तरंग क्षेत्र क्या होता है बताइए। देखिए, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र दो हम लोगों का बचा, इरेज करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अवरक्त क्षेत्र क्या होता है। देखिए, अवरक्त क्षेत्र बेसिकली जो है, याद रखिएगा कि इसमें जो तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है वो दृश्य क्षेत्र से ज्यादा होती है, परंतु सूक्ष्म तरंगों से क्या है, कम होती है। यानी कि यह जो है वो मिडिल का है अवरक्त क्षेत्र। अवरक्त क्षेत्र में याद रखिएगा कि इसका जो बेसिकली यूज है वो टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, थर्मल इमेजिंग में किया जाता है, नाइट विजन के जो कैमरा यूज होते हैं उसमें भी अवरक्त क्षेत्र का ही यूज होता है। उसके अलावा थर्मल स्कैनर हो गया, या फिर मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी अवरक्त क्षेत्र का यूज किया जाता है। अब देखिए, माइक्रोवेव रीजन यानी कि सूक्ष्म तरंग क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अवरक्त किरणों से ज्यादा होती है, परंतु रेडियो वेव से कम होती है। याद रखना है कि जो माइक्रोवेव रीजन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र यानी माइक्रोवेव रीजन, ये बेसिकली क्या होता है, रेडियो वेव से कम होता है। किससे कम होता है, रेडियो वेव से कम होता है। और जो माइक्रोवेव रीजन है उसका यूज़ जनरली किया जाता है ओवन में भोजन गर्म करने के लिए। उसके अलावा मोबाइल वाईफाई के लिए भी हम माइक्रोवेव रीजन का ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रडार सिस्टम होता है उसमें भी इसका ही यूज़ होता है। आई होप कि आपको चारों जो है समझ में आया होगा, विजिबल रीजन भी, अल्ट्रावायलेट रेज, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है।
कौन सा उपकरण है? तो जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी पर दूर के वस्तुओं को देखने में पार्थिव दूरदर्शक का यूज होता है या फिर पार्थिव टेलीस्कोप का यूज होता है। दूरदर्शक का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है? दूरदर्शक का मतलब होता है टेलीस्कोप, जिसे दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। अब देखिए अब ये देखिए कि पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है। तो वह दूरदर्शी जो कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में आता है, उसे क्या कहते हैं? पार्थिव दूरदर्शी। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल वर्ड यहाँ पर जो आया है, उसका मीन ही यही होता है कि धरती से संबंधित, यानी कि पृथ्वी से संबंधित। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे खगोलीय दूरदर्शक या दूरदर्शी। तो वह दूरबीन जिसका उपयोग तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं आदि को देखने के लिए होता है, यानी बोल सकते हैं कि खगोलीय पिंडों को देखने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शक कहा जाता है। खगोल का क्या अर्थ होता है? खगोल का अर्थ होता है आकाश या फिर ब्रह्मांड। अब देखिए आगे हम लोगों का क्या लिखा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जनरली बोलते हैं इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। देखिए एक ऐसा यंत्र होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो कि बहुत ही छोटे वस्तुओं को क्या करता है? बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। यानी कि ये यूजफुल है किसी भी बहुत माइनर से माइनर, जो एकदम छोटे से छोटे कोई भी वस्तु है, उनको बड़ा करके दिखाने में। तो जनरली क्या होता है ना कि माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंसेज जो है वो आपस में कनेक्ट करके माइक्रोस्कोप को बनाया जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक लेंसों का यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए अब है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? मैग्नीफाइंग लेंस। आवर्धक लेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। देखिए परिभाषा में है कि यह एक सरल लेंस होता है जो वस्तुओं को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। आवर्धक लेंस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा लेंस जो कि वस्तु को क्या करेगा? थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा। जनरली इसका उपयोग केवल एक लेंस के माध्यम से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इतनी छोटी होती है कि आपके पॉकेट में भी आ जाएगी। जनरली इसका यूज़ होता है छोटे अक्षरों को पढ़ने में, या फिर घड़ी बनाने वाले के पास आप लोगों ने देखा होगा, वो घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जे को देखने के लिए आवर्धक लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इतना दूर तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। टोटल हम लोगों ने 8 टॉपिक को भी कंप्लीट किया है। आगे देखिए श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था और आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। इस तरीके से आप लोगों के पास प्रिज्म दिया जाता होगा और धूप में क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में उसमें बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जिसमें कि प्रिज्म से जो प्रकाश की किरणें हैं उसको क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाई देता होगा कि जब प्रिज्म से कोई प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जनरली वो विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, मतलब यानी कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए हम लोगों को पता है कि दूरबीन क्या होता है और हम लोगों को पता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। दूरबीन जो है दूर की वस्तुओं को देखने में जो है वो काम में आता है। सूक्ष्मदर्शी बहुत से छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। और ये दूरबीन दूर की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। देखिए एक तरीके से ये दोनों जो हैं, जिसमें कि स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर है, ये दोनों बेसिकली बोलते हैं ना कि प्रकाश के अध्ययन के लिए ही यूज में आते हैं, परंतु इनका जो वर्क है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइए समझते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले देख लेते हैं।
जिसका यूज़ होता है प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने में। तो स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली वह इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर वह उपकरण होता है जो कि प्रकाश को उसके विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में विभाजित कर देता है और ये बताता है कि किस तरंगदैर्ध्य पर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो यूज़ है स्पेक्ट्रोमीटर का, वो मान लीजिए कि किसी भी तत्व या यौगिक की पहचान के लिए होता है, खगोल विज्ञान में तारों और ग्रहों के अध्ययन के लिए होता है, वास्तव में गैसों की पहचान के लिए होता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी तारे से आ रही रोशनी का स्पेक्ट्रम देखें, तो आप यह पता कर सकते हैं कि उसमें कौन-कौन से तत्व मौजूद है। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग फोटोमीटर की ओर चलते हैं। देखिए, फोटोमीटर वह उपकरण है जो किसी भी प्रकाश स्रोत की उज्ज्वलता को मापता है। फोटोमीटर क्या करता है? किसी भी प्रकाश स्रोत की उज्ज्वलता यानी कि बेसिकली उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको मापता है। यह विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में आता है। कौन? फोटोमीटर। फोटोमीटर का अगर यूज़ देखें तो प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की जांच, जैसे एलईडी बल्ब में, फिर जल की पारदर्शिता को मापने के लिए क्लोरीन टेस्ट में भी फोटोमीटर का यूज़ होता है। उसके अलावा फोटोग्राफी में लाइट मीटर के रूप में इसका यूज़ होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पानी में किसी भी रासायनिक पदार्थ की मात्रा को जानने के लिए फोटोमीटर का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पानी में नाइट्रेट या फिर फास्फेट की मात्रा को मापना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि श्वेत या फिर पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे कि प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो है इंद्रधनुष का बनना। प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है? तो इसका मेन रीजन है अपवर्तन। देखिए, यहाँ लिखा है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? बताइए, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे मेन रीजन है अपवर्तन। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? बताइए, ताप बजट की व्याख्या कौन सी करता है? ताप बजट जो है पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, या फिर यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है, या फिर यह आगत विकिरण या फिर निर्गत विकिरण का संतुलन है, या फिर यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। तो याद रखिए, यह आगत विकिरण है तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। याद रखिएगा कि जो ताप बजट ये आगत विकिरण और निर्गत विकिरण का संतुलन होता है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? ताप बजट का संबंध जो है वो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य के आपतित यानी इंसिडेंट और निर्गत विकिरण के संतुलन को ताप बजट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये ग्लास का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है? सूर्य आ रही है, तो ये आपतित किरण ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है। फिर निर्गत जो यहाँ से बेसिकली बोल सकते हैं ये बाहर जाएगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्गत किरण। उन दोनों के संतुलन को ही क्या कहेंगे? हीट बजट यानी ताप बजट कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का 29% भाग ऊपरी वायुमंडल के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। शेष 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धूल, धुएं एवं जल वाष्प और ओजोन आदि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अंत में शेष 48% और सौर विकिरण पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित होता है। आगे देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा जो है वो किस कारण से छा जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो याद रखिए, नहीं है, लिखा है कि
जो है इनमें से कौन-सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य एवं सूर्यास्त के समय जो सूरज है उसका लाल दिखाई देना, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि ये प्रकीर्णन का कार्य है, ठीक है? तो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये सही नहीं है। इसके अलावा अपवर्तन का एग्ज़ाम्पल है तारों की टिमटिमाहट। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, फिर है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। आगे देखिए, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। देखिए, लेंस जो है वो किससे बनता है? लेंस बनता है फ्लिट कांच से। लेंस किससे बनता है? फ्लिट कांच से। देखिए, कई बार जो है ना वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए फ्लिट कांच की जगह अगर लिखा रहेगा क्राउन कांच, तो याद रखिएगा वह भी सही है, क्योंकि लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिट कांच प्रयोग किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, दृष्टि के स्थायित्व का जो सिद्धांत है, किसके पीछे का सिद्धांत है? तो याद रखिएगा सिनेमा। देखिए क्या लिखा है, मस्तिष्क के द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या फिर प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी भी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए, तो आंखें चित्रों को जोड़ देती है और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का उपयोग चलचित्र एवं टेलीविजन में होता है, इस बात को भी याद रखना है। आगे देखिए, मरीचिका एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है मरीचिका, बताइए। देखिए, मरीचिका जो है वो एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मरीचिका जो है वो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या फिर बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का जो भ्रम है वो दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? बताइए, किस परिघटना के कारण जो है वो मरीचिका दिखाई देती है? तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वी ऑल नो दैट कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, क्योंकि उनके मन में एक क्वेश्चन था। जब भी वो बोट पे सफर करते थे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि आखिर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का जो पानी है वो नीला क्यों दिखाई देता है। फिर उन्होंने जो है वो रिसर्च किया और फिर उन्हें समझ में आया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जो पानी है वो जो है नीला दिखाई देता है, और बादल जो है, आकाश जो है वो भी हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और इसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में क्या किया गया? नोबेल प्राइज प्रदान किया गया, जो आप लोगों को पता होगा कि सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे देखिए, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में से किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए। परवलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर डी परवलीय दर्पण। वाहनों की हेडलाइटों में परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलीय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समानांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। और जहाँ पर आप लोगों को लगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो और आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए साइंस जो है सिर्फ आपके आने वाले
जो एग्ज़ाम है मान लीजिए प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, उसके लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीजीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू तक, सब में जो है वो साइंस के क्वेश्चन कॉमन होते हैं, चाहे वो आप फिज़िक्स के ले लीजिए, केमिस्ट्री के ले लीजिए, बायोलॉजी के ले लीजिए, सब कुछ कॉमन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को साइंस का जो बेसिक है वो पता होना ही चाहिए, सारे एग्ज़ाम में आता है। किसी भी स्टेट का आप लोगों को पीसीएस देना है, तो ये जो बेसिक फैक्ट है वो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। आगे देखिए, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं बताइए? तो परवलयिक अवतल, ऑप्शन नंबर ए परवलयिक अवतल। आगे देखिए, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। याद रखिए कि जब भी आप वाहन को चलाते हैं, मान लीजिए आपका वाहन है, बहुत ही गंदा वाहन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि बिल्कुल वो लगा हुआ रहता है ना दर्पण, तो उसे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। इससे हम पीछे का दृश्य देखते हैं। आगे देखिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जस्ट यही क्वेश्चन ऊपर था, उत्तल दर्पण का यूज होता है। आगे देखिए, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? तो उत्तल और समतल है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि दर्पण के ऊपर का जो भाग है वो उत्तल होगा, उत्तल यानी कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि दर्पण के नीचे का भाग अगर समतल है तो समतल होने पर क्या होगा? जो टांगे हैं यानी जो पैर है वो वास्तविक आकार की ही दिखाई देंगी। आगे देखिए, प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है? तो वी ऑल नो दैट कि जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेंसन रोमर ने सर्वप्रथम वर्ष 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों ने अगर पीसीएस का भी पेपर देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए वेग x है और x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है। परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो परावर्तन के बाद वेग क्या हो जाएगा? x। यहाँ रीजन लिखा हुआ है कि समतल सतह से परावर्तन के पश्चात प्रकाश के वेग यानी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि समतल सतह है ना, समतल सतह से जब भी कोई प्रकाश परावर्तित होगी तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस वजह से जो x था वेलोसिटी वो बाद में भी क्या है? x है। देखिए लिखा है इसकी ऊर्जा का क्षय अवश्य होता है, क्योंकि जब प्रकाश फोटोन समतल सतह या फिर दर्पण से परावर्तित होता है तो इसके संवेग में परिवर्तन होता है। परिवर्तित फोटोन का संवेग का मान ऋणात्मक होगा और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दर्पण भी उतना ही संवेग प्राप्त करेगा। यदि दर्पण अपरिमित द्रव्यमान का नहीं है तो संवेग परिवर्तन के कारण उसे ऊर्जा भी प्राप्त होगी, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार फोटोन की ऊर्जा में कमी आएगी। आगे देखिए, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, याद रखिएगा, पोलराइज्ड। देखिए पूर्व में लाल हरे लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्मों को देखने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग 3D फिल्मों को देखने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ध्रुवण के कारण, पोलराइजेशन के कारण। अब आगे देखिए, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवालूर। क्या हो जाएगा? कवालूर। अब बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।